आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले लर्न एंड ग्रो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण यानी वर्णमाला के बारे में कि आखिर ये क्या होता है। बहुत समय ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। जैसे हिंदी में इंग्लिश में होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वैसे ही हिंदी में होते हैं वर्णमाला, राइट। तो आप लोगों को ये भी पता है कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स होते हैं, एकदम उसी प्रकार हमारे हिंदी में भी होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वॉवल्स, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इनके परिभाषा के बारे में कि आखिर ये क्या है, वर्ण क्या है और साथ ही साथ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो हमने आपको बता दिया, अब विस्तार में जानते हैं इसके बारे में। वर्ण या वर्णमाला की परिभाषा: भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण है अ, आ, ई, क, ख, ग, जितने भी स्वर और व्यंजन है। तो ये अगर हम लोग साधारण भाषा में कहे तो छोटी सी छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकती, यानी कि जो अक्षर होते हैं जैसे क, ख, अ, आ, इन अक्षर को ही छोटी इकाई कहा जाता है। हम इस अक्षर को और भी खंड यानी अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि इन्हीं अक्षरों को जोड़कर शब्द बनता है, फिर शब्द से वाक्य, भाषा, इस तरह से। और एक बात, समस्त वर्ण की संख्या कितनी है? 52 यानी 52 होती है, परंतु लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या 45 होती है। यानी पूरे मिला के 52 है, लेकिन लिखने में इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ण। अब हम देखते हैं इनके प्रकार। जैसा हमने पहले ही बताया था कि इनके 2 प्रकार है मुख्यतः। पहला है स्वर वर्णमाला और दूसरा है व्यंजन वर्णमाला। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण के यानी वर्णमाला के बारे में। तो स्वर वर्णमाला जो होता है मुख्यतः उनमें कितने अक्षर होते हैं? 11 होती है, लेकिन उसमें अनुस्वर और विसर्ग यानी अंग और अह जोड़कर हो जाते हैं पूरे 13। अब हम इसके परिभाषा देखते हैं और इसके प्रकार भी देखते हैं। तो परिभाषा क्या है हमने पहले भी बताया था। जैसे इंग्लिश में हम लोग वॉवेल कहते हैं, वैसे ही हिंदी में क्या होता है? स्वर होता है। तो इसका परिभाषा क्या है? जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसे स्वर कहते हैं। हमने पहले भी संख्या के बारे में बता दिया था। अब इसके प्रकार करते हैं। तो इसमें मूलतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है फ्लुत स्वर। जैसा कि पहला वाला है ह्रस्व यानी हम लोग जो शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं, दीर्घ यानी लॉन्ग, फ्लुत यानी प्रैक्ट्रैक्टेड साउंड यानी जो दीर्घ समय से भी ज्यादा, लॉन्ग टाइम से भी ज्यादा रहते हैं, उसे प्रैक्ट्रैक्टेड कहते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में यानी कि शॉर्ट वॉवेल के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों के मेल से नहीं होता है, इसलिए इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। पद्य की भाषा में ह्रस्व स्वरों के लिए एक पाई यानी लघु का प्रयोग करते हैं। लघु को हम लोग छोटा भी बोलते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी लॉन्ग, लंबा। इस तरह के स्वरों की उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से होता है, जैसे कि 2 अ मिलकर क्या होता है? आ, अ जोड़ अ, आ। वैसे ही बड़ी ई जो होती है, जिसे हम लोग दीर्घ ई भी बोलते हैं, वो 2 छोटी ई को मिला के बनता है। वैसे अगला है जैसे ओ। ओ कैसे बनता है? अ जोड़ उ की मात्रा ओ। इसके अलावा ए, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। पद्य की भाषा यानी साहित्य
में दीर्घ स्वरों के लिए 2 पाई यानी 2 स्टैंडिंग लाइन, जो पूर्ण विराम हम देते हैं, 2 पाई का प्रयोग होता है। इसके बाद है प्लुत स्वर। इस तरह के स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले 3 गुना समय लगता है, यानी और ज्यादा लंबा समय लगता है। इन स्वरों का प्रयोग किसी को दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नाटक, रामलीला, रासलीला तथा विज्ञापन में किया जाता है। इन स्वरों को प्रकट करने के लिए ह्रस्व और दीर्घ के बाद हिंदी भाषी 3 के अंक को लिखा जाता है, यानी साहित्य हो या किसी तरह के रासलीला, रामलीला करने के लिए जो वहाँ पे लिखे हुए वाक्य होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उसमें ये 3 अंक को लिखा जाता है, यानी 3 नंबर लिखा जाता है। जैसे कि आपके उदाहरण में दिया गया है हे राम, उसमें 3 जो लिखा हुआ है, यानी हे राम। इस तरह से इधर आओ, इस तरह से भाव को प्रकट करके बोला जाता है नाटक में, विज्ञापनों में। तो हमने अभी पहले प्रकार, वर्णमाला के पहले प्रकार यानी स्वर को किया। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में कि हिंदी में व्यंजन वर्णमाला क्या होता है और इसके क्या प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है, और इनकी संख्या 33 है। लेकिन 2 द्विगुण और 4 संयुक्त व्यंजन के आ जाने से कुल व्यंजन की संख्या हो जाती है 39। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिए गए हैं सारे ही अक्षर, वर्ण। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। जो ध्वनि स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर को मिलाकर या स्वर के साथ मिलकर जो शब्द या भाषा बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। और इनके कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः इनके 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श यानी 25 उसमें होते हैं, अंतःस्वर 4 और ऊष्म 4। तो ये 3 प्रकार के व्यंजन मुख्यतः होते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखे हुए नंबर। अगर आप हिंदी के नंबर 1 में जाएंगे तो वहाँ कंठ यानी गला, दूसरा नंबर तालु यानी ऊपर वाले हिस्सा अंदर की ओर, उसके बाद तीसरा है मूर्धा, मूर्धा यानी उसी के बस नीचे तालु के पास में, और उसके बाद है दांत और ओठ। तो ये सारी जो चीजें बनी हुई है, इन सब के द्वारा ही हमारे उच्चारण होते हैं, शब्दों के, अक्षरों के उच्चारण होते हैं, शब्दों के नहीं, अक्षरों के उच्चारण होते हैं, और इन्हीं अक्षरों को मिलाकर फिर शब्द और वाक्य भी बनते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला जो प्रकार है व्यंजन का वो देखते हैं। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट। स्पर्श यानी टच होता है। जैसे ही इस वर्ण में क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ, यानी मैंने आपको सारे चित्र के द्वारा दिखा दिया है। इन सबको जब टच होके, स्पर्श होकर जो शब्द, जो अक्षर बोले जाते हैं, उनका संख्या 25 है और उन्हें ही कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनमें कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये क से म तक के वर्ण होते हैं, यानी क, ख, ग, घ से लेके पूरा म तक। तो जो कंठ वर्ण है, जो गले से निकलता है क, जब आप ध्यान देंगे कभी भी, अगर आप जब क बोलेंगे तो आपके गले पर उसका प्रेशर पड़ता है या आवाज जो वहां से निकलती है। क, ख, ग, घ, अंग, सारे आपके गले के ऊपर प्रेशर होता है। अब हम लोग बात करते हैं तालु, जो है हमारे मुंह के अंदर से ऊपर वाली भाग जो तालु होती है, उससे टकराने से, उसके स्पर्श से जो अक्षर बोले जाते हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ, य, ये जीव तालु के साथ टच होता है, फिर इस तरह के अक्षर के ध्वनि और साउंड निकलते हैं। उसके बाद है मूर्धा वर्ण।
मूर्धा वर्ण करने से पहले आपको समझना होगा, जो ऊपर की जो तालु है, तालु के एकदम सामने की ओर दांत के करीब जो भाग होती है, आप अगर अपने जीभ से टच करोगे, टंग से टच करोगे, तो आपको पता चलेगा दो उभरी हुई भाग होती है, उसे मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से जो टच होकर, स्पर्श होकर जो आवाज आती है ट, ठ, ड, ढ, अणा। अब है अगला दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण यानी दांत से जो टकराते हैं, दांत से दांत जो टच होकर होती है, जैसे त, थ। आपकी जो जीभ है वो दांत के पास से टच होती है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, आप अगर अच्छे से इसकी उच्चारण करेंगे, ध्वनि सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जब हम त, थ, द, ध बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हल्के से हमारे दांतों को स्पर्श करती है। इसके बाद आता है ओष्ठम वर्ण, यानी हमारे जो ओठ है, लिप है, उन दोनों के स्पर्श से जो शब्द, जो अक्षर निकलते हैं, ध्वनि निकलती है, साउंड, उसे कहते हैं ओष्ठम वर्ण। जैसे प, फ, ब, भ, म। अगर आप अच्छे से इस चीज को ध्यान देंगे तो हमारे दोनों लिप्स जो होते हैं, ओठ जो होते हैं, वो टच होते हैं, तब ये वाली ध्वनि प, फ, ब, भ, म निकलती है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे वॉवल यानी व्यंजन के बारे में। वो है अंतःस्वर व्यंजन, सेमी वॉवल, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है लेकिन उसमें थोड़े से वॉवल भी ऐड है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी भी भाग में नहीं होता है। ये क्रमशः कौन कौन से है? य, र, ल, व होते हैं। अब हम र की बात करते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा मुड़ जाती है, यानी जीभ जो है मुड़ जाती है, फिर स्वर में कंपन होता है, फिर उसमें कंपन होता है र, तो इसमें एक कंपन होती है। ल क्या है? पार्श्व ध्वनि, यानी इसके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करता है परंतु बगल से हवा निकल जाता है, ल, तो उसके दोनों तरफ से हवा निकल जाता है जीभ के। अगर आप ध्यान से इसको महसूस करेंगे तो ल बोलिए, आपके पास से जिह्वा के नीचे की ओर से हवा निकल जाती है। अब हम लोग बात करेंगे ऊष्म वर्ण व्यंजन, यानी इसके उच्चारण में वायु के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होती है। इसे संघर्षी प्रयत्न भी कहते हैं। ये क्रमशः कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। इसमें क्या हो रहा है? हमें एक तरह की घर्षण महसूस हो रही है गले में। श, स, श, ह। इस तरह से इसके ध्वनि जो है एक दूसरे में संघर्ष कर रही है, यानी घर्षण हो रही है। अभी हमारे कुछ संयुक्त वर्ण भी है, जैसे कि क्ष। ये आधा क और श के मिश्रण से बना है क्ष। दूसरा है त्र, आधा त और र मिलाकर बनता है त्र। ज्ञ, ज और य दोनों को मिलाकर, आधा ज और य को मिलाकर होता है ज्ञ। उसके बाद है श्र। श्र कैसे बनता है? तालव्य श, आधे तालव्य श और र को मिलाकर बनता है श। इसके बाद क्या है? संयुक्त के बाद द्विगुण या उत्क्षिप्त, जैसे कि अड़ और अढ़ा। इसका उदाहरण करते समय जिह्वा का अग्र भाग यानी आगे का भाग जीभ का, वो ऊपर उठकर झटके में फेंका जाता है। आप बोलने की कोशिश करेंगे अड़ा, अढ़ा, तो इस तरह से पूरे 39 यानी 39 वर्ण, व्यंजन वर्ण हैं, वर्णमालाएं हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारियां मिली होंगी।
और अगर आप इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई है या कुछ भी आपको कमी लगे या ठीक लगे, तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम अगली बार इससे भी अच्छी तरह से और अच्छे से हम इस चीज़ को आपके सामने रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। धन्यवाद।